Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज हमारी क्लास 2 है। मौलिक अधिकार पढ़ना हमने चालू कर दिया था। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकारों के बारे में और हमारा एक मौलिक अधिकार भी हमने पढ़ लिया था, समानता का अधिकार। आज की इस क्लास में हम बाकी के मौलिक अधिकारों के बारे में और उनमें जो जो अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है उन सब के बारे में पढ़ेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। समानता का अधिकार हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो कि हमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक प्रदान किया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कितनी तरह की स्वतंत्रताएं हमें देता है। ठीक है, बात करें अगर हम अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। शुरुआत में ये 7 थी, लेकिन अब ये 6 हैं। कौन कौन सी हैं ये आप लाइन से देख सकते हैं यहाँ पे। 19(1) क में है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख में शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग में संघ, समुदाय या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, घ में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भ्रमण या घूमने की स्वतंत्रता, ड में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता, छ में है आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, चुटकी में याद हो जाएगी। स्टोरी मेथड से इसको याद करेंगे, सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो एक स्टोरी में सुनाती हूँ, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 18 साल का जब बच्चा होता है तब वो कॉलेज जाना चालू करता है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पूरा 1 साल उसको निकल जाता है सब कुछ समझने में कि आसपास का माहौल कैसा है, कॉलेज का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पूरा 1 साल इसमें निकल जाता है। लगभग जब वो 19 साल का होता है या सेकेंड ईयर में आता है तब वो इंटरेस्ट लेने लगता है एक्टिविटीज़ में। हम जानते हैं कि कॉलेज में इलेक्शंस भी होते हैं, तो बच्चा उसमें भी इंटरेस्ट लेने लगता है। वो अपने विचार सबसे पहले लोगों के सामने व्यक्त करने लगता है। ठीक है, अपने विचार छोटे स्केल पे लोगों के सामने व्यक्त करने लगता है। फिर उसको लगता है कि हाँ, बड़े स्केल पे मुझे मेरे विचार लोगों को बताने चाहिए ताकि मैं इलेक्शन लड़ सकूँ आगे जाके। तो वो अपने विचार लोगों के सामने किसी सभा या सम्मेलन में व्यक्त करता है। ठीक है, पहले तो उसने छोटे स्केल पे अपने विचार व्यक्त किए, फिर सभा और सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए कि इस तरीके की मेरी सोच है, मेरे विचार है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसने उसके सपोर्टर्स का एक ग्रुप बना लिया। ओके, एक संघ उसने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया उसने? एक ग्रुप बना लिया, एक संघ बना लिया, जो लोग उसको सपोर्ट करते थे उन सब का। फिर उसके ग्रुप के जितने भी लोग थे उन्होंने पूरे कॉलेज के आसपास के इलाकों का भ्रमण करना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम, कहाँ तक आ गए? भ्रमण तक आ गए। और लोगों से वादे किए कि जब वो बड़ा नेता बन जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो लोगों को भारत के भीतर निवास की व्यवस्था देगा, एक बेहतर उनको निवास देगा, सस्ते घर उनको उपलब्ध कराएगा। दूसरा वादा उसने किया कि वो उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, व्यापार करने के रोज़गार उपलब्ध कराएगा। ऐसे उसने वादे वहाँ पे किए। ओके, तो पूरी स्टोरी से सारी स्वतंत्रताएं याद हो गई। सबसे पहले छोटे स्केल पे विचार व्यक्त किए, फिर बड़े स्केल पे व्यक्त करने के लिए सभा और सम्मेलन में विचार प्रकट किए, फिर ग्रुप बना लिया सपोर्टर्स का, पूरे एरिया में भ्रमण करके प्रचार किया, लोगों से वादे किए, सस्ते निवास के और आजीविका के। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो हमारा देश इतना महान है कि अपराधियों को भी या अपराध सिद्ध करने के संबंध में भी कुछ स्वतंत्रताएं देता है। तो इसको याद करते हैं। 20 के आगे अगर हम 4 लगाते तो क्या बन जाता है? 420। 420 किसको कहते हैं? जो ज़्यादा झोलझाल करता है, जो अपराध करता है, अपराधी होता है, वो किसको क्या कहते हैं? हम आम भाषा में 420 कह देते हैं कि वो आदमी तो
420 है एक नंबर का। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित हो गया? अपराधियों से संबंधित हो गया। ठीक है, 20 के आगे 4 लगा दीजिए। 420 किससे संबंधित हो गया? अपराधियों से या अपराधों से संबंधित हो गया है। ठीक है, अब इसमें कुल 3 बातें हैं। अनुच्छेद 20(1) कहता है कि अपराधी को अपराध के समय वाले कानून से ही सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आज के टाइम में अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर लेती है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? बाल विवाह हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले 14 साल तक की लड़की विवाह कर सकती थी, वो विवाह के लिए बालिग मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 18 साल तक की लड़की बालिग नहीं होती। तो हम उस 14 साल वाली लड़की को सज़ा तो नहीं देंगे कि तुमने जो विवाह किया है वो गैर कानूनी है तो अब तुम इसकी सज़ा काटो। तो अपराधी को अपराध वाले समय के हिसाब से सज़ा दी जाती है। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चोरी की है, वो जेल की सज़ा काट के बाहर आ चुका है, तो आप उसको फिर जेल में नहीं डाल सकते कि तूने तो चोरी की थी, वापस से सज़ा काट कर आ। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 20(3) कहता है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो खुद के ही खिलाफ प्रूफ दे। ओके, ये हो गया अनुच्छेद 20। बात करें हम अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार शामिल हैं, जैसे कि शुद्ध जलवायु का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, विदेश में भ्रमण का अधिकार, नींद लेना, खाद्य सुरक्षा आदि कई सारे अधिकार इसमें शामिल है। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शुद्ध जल ग्रहण करने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में आता है, तो वो किस में आएगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की है आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21(a) की बात करें तो ये तो लगभग सभी को याद होगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट ने इसको कई बार पढ़ा है। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21(a). ठीक है, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए RTE 2009 को पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। ओके, बात करें अगर हम आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22 की, तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध यानी कि नज़रबंदी से संरक्षण है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी देर बीच के ये जो अनुच्छेद 21 और 21(a) आया था इसको भूल जाए तो अनुच्छेद 20 को याद कीजिए। 420 से अपन ने याद किया था कि अपराधियों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 20 है। तो उन्हीं अपराधियों को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, पहले तो हो गया अपराध, फिर हो गई गिरफ्तारी। तो अनुच्छेद 20 में है अपराध, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी। अब हमारा देश इतना महान है कि दोषियों को भी कुछ हद तक वो संरक्षण देता है। इसमें 2 संरक्षण आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 22(1) कहता है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाए या किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जाए तो वो नागरिक कारण पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, फिर उसको आप जेल भेजिए। लेकिन पहले आप कहाँ पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक के अनुच्छेद। आई होप कि आपको याद हुए होंगे। अगला मौलिक अधिकार अगर हम देखें तो अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 या आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर प्रतिबंध, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं याद करने की। थोड़ा बॉलीवुड की तरफ जाते हैं। लगान मूवी आई एम श्योर सबने देखी होगी। तो उसमें जो अंग्रेज़ रहते हैं वो मज़दूरों पर कितने गुना लगान लगाते हैं? 3 गुना लगान। 3 गुना लगान वो किसानों से लेते हैं, मज़दूरों से लेते हैं, और अगर वो ना दे पाए तो फिर उनसे क्या करवाते हैं? वो बेगार करवाते हैं, उनसे मजदूरी करवाते हैं। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हम इमेजिन कर लें तो इमेजिन कर लीजिए कि उनको दास भी बना लेते हैं। तो 3 गुना लगान, ये 23 में 3 आ रहा है तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं 3 गुना को 3 से। ठीक है, 3 गुना लगान ना दी तो बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा या बेगारी करवाएंगे।
किस अनुच्छेद ने रोक लगाई? 3 गुना लगान पे अनुच्छेद 23 ने लगाई। ऐसा थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, ट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी परिस्थिति में खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो जैसे पिछले वाले आर्टिकल में 23 और 3 का कनेक्शन बनाया, उसी तरीके से अनुच्छेद 24 में 24 और 14 का कनेक्शन बना लीजिए। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध का प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। 24 और 14, 23 और 3। बात करें अगर हम अगले मौलिक अधिकार की, तो अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। तो देखा जाए तो वैसे तो भारत में कई सारे धर्म हैं, लेकिन जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं या हमारी ज़बान से भी जब निकलते हैं, तो मुख्य रूप से 4 धर्मों के नाम निकलते हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। अगर कोई भी पोयम हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्मों के नाम मुख्य रूप से निकलते हैं। तो धर्म से संबंधित अनुच्छेद भी 4 ही हैं, 25, 26, 27, 28। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई निकलते हैं, वैसे 25, 26, 27, 28, ठीक है। और इन 25, 26, 27, 28 को हम कनेक्ट करेंगे इन्हीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से और याद करेंगे, ओके। बात करें हम अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने, उस पर विश्वास करने और अंतःकरण करने की स्वतंत्रता होगी, ओके। किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उस पर विश्वास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। इसको कनेक्ट करते हैं सिख धर्म से। तो सिख धर्म में जो कृपाण धारण करते हैं लोग और जो पगड़ी पहनते हैं, जब वो पगड़ी पहन के निकलते हैं तो उनको हेलमेट पहनने पे भी छूट दे दी जाती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत वो करते हैं? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 उनको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं? आचरण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म के लोगों को छूट दी गई है कि वो पगड़ी जब पहने तो हेलमेट ना पहने और वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ये चारों धर्मों के साथ कनेक्शन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए या याद कराने के लिए कर रही हूँ। ये रूल्स जो हैं, ये प्रावधान जो है, ये सभी धर्मों के लिए समान रूप से हैं, ओके। इनको इन चारों धर्मों से हम सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने, उसका प्रबंधन करने, उसमें चल अचल संपत्ति प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं हिंदू धर्म से। इसमें वर्ड आ रहा है धार्मिक संस्था। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो किस धर्म में होती हैं? हिंदू धर्म में होती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 26 कनेक्ट हो गया किससे? हिंदू धर्म से। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य यानी कि भारत देश किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकता। जैसे पहले टाइम में होता था ना, राजा महाराजा, अगर हिंदू राजा होता था तो वो मुस्लिम प्रजा पे ज़्यादा कर लगा देता था, अगर मुस्लिम राजा होता था तो वो हिंदू प्रजा पे ज़्यादा कर लगा देता था, ताकि उनके धर्म का क्या हो सके? प्रचार हो सके, उनका धर्म आगे बढ़ सके। तो हमारा देश ऐसे नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 27 को हम कनेक्ट करते हैं ईसाई धर्म से। जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तब वो प्रचार किसका करते थे? ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। वो ईसाई धर्म को बढ़ावा देते थे। तो अनुच्छेद 27 कनेक्ट हो गया ईसाई धर्म से। अनुच्छेद 28 को हम कनेक्ट करते हैं मुस्लिम धर्म से। अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ विशेष शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, वहाँ दी जा सकती है। जैसे कि मदरसे। अब मदरसे किस धर्म में होते हैं? मुस्लिम धर्म में होते हैं। तो मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है सामान्य शिक्षा के साथ साथ, ठीक है। तो कनेक्ट होगा ये 25 कनेक्ट हुआ सिख से, सिख का एस आ गया। 26 कनेक्ट हुआ हिंदू से, हिंदू का एच आ गया। 27 कनेक्ट हुआ क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन का सी आ गया। और 28 कनेक्ट हुआ मुस्लिम से, मुस्लिम का एम आ गया। SHCM, SHCM इस तरह से निमोनिक बना के याद कर लीजिए। 25, 26, 27, 28 SHCM, ओके।
बात करें अगले मौलिक अधिकार की, तो अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि इसमें कुल 2 ही आर्टिकल हैं या 2 ही अनुच्छेद हैं, 29 और 30। ये एक लौता ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को ही दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग जो कि देश में जनसंख्या में कम है, ठीक है। 2 तरीके के मौलिक अधिकार उनको दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। ओके, तो 29वें अनुच्छेद में तो हमने उनके हितों की रक्षा कर ली, और 30वें अनुच्छेद में उनको इतनी स्वतंत्रता दे दी कि आप अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कीजिए ताकि आपका कल्चर इतने बड़े देश में कहीं खो ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, आप उसको जीवित रख सकते हैं अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करके, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से। बात करें अगर हम अनुच्छेद 31 की, तो हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार इसमें हुआ करता था। बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की और अंतिम मौलिक अधिकार की, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो जितने भी मौलिक अधिकार हमने अब तक पढ़े, अगर इन मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो नागरिक अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, शरण ले सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, छीन लिए गए हैं, तो अब आप हमारी रक्षा कीजिए। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। अगर ये ना होता तो बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको कोई भी छीन सकता था। लेकिन छठे मौलिक अधिकार के तहत ये बात पक्की कर दी गई कि अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है या उसका हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, और इसी मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5-5 प्रकार की रीट या आदेश जारी करते हैं ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोका जा सके और उनके हक में निर्णय लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये क्वेश्चन भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 226 के तहत। ओके, होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।